दोस्तों किसी ने ना बड़ी कमाल की बात कही कि शांति के टाइम पे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अभ्यास करेंगे उतना आपको खून कम बहाना पड़ेगा युद्ध के टाइम पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है कि अगर आपके बिल्डिंग बन रही है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पर आप कॉस्टिंग को किस तरीके से बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्लानिंग। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक छोटी सी लाइन बताई थी, तो प्लानिंग सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लिया उनका एरिया मान लिया छोटा है, मान लिया 1000 स्क्वायर फीट या 1200 स्क्वायर फीट करिए, तो खुद से ही जो है उसमें प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं। अब प्लानिंग करते हैं, फिर बनाते समय जो है वो स्पेस नहीं निकल पाता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है ना, आपकी स्पेस की भी तो वेस्टेज हो रही है। अब मान लिया आपने कुछ 1000 रुपए बचा भी लिए प्लानिंग करके, और वो भी मैं आपको बोलता हूँ कि आप बेस्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि आप रेगुलर तो कर नहीं रहे हो। अब मान लिया फॉर एग्जांपल, मान लिया आपने 5000 रुपीज स्क्वायर फीट के हिसाब से लैंड भी ले रखा है, आपने 1000 स्क्वायर फीट का एरिया, वहां पे आपने मान लिया 10% जगह भी अपनी वेस्टेज कर दी खराब प्लानिंग करके। आप खुद सोचिए कि आपने कितने की तो अपनी जमीन ही वेस्ट कर दी है। तो अगर एक आर्किटेक्ट ने, अच्छे डिजाइनर ने आपका अगर मान लिया 10% भी आपसे, तो ऑब्वियसली बात है अगर आप खुद से कंपेयर करेंगे तो 10-15% तो वो स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर ही देगा, चीजों को अच्छे से मैनेज कर ही देगा। और फिर फंक्शनैलिटी भी एक रोल होता है। तो फिलहाल मैं अभी एक लैंड की बात ही करूं, मान लिया अगर फॉर एग्जांपल 50 लाख की आपने नॉर्मल एक लैंड लिया, उसमें से अगर मान लिया उनने अगर 10% भी अगर जनरली स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर दिया, तो सिंपल आपका 4-5 लाख तो नहीं यहीं बचा दिया अपनी एक नॉर्मल प्लानिंग से। पॉइंट नंबर 2, डिजाइन को सिंपल जितना हो सकता है उतना रखिए। वो स्ट्रक्चर के पॉइंट से बढ़िया है, आपकी मटेरियल के वेस्टेज के पॉइंट से बढ़िया। अगर आप स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो उस कंडीशन में आपका जो मटेरियल है वो भी वेस्ट होगा, और कहीं ना कहीं एक पूरा जो फ्रेम स्ट्रक्चर है ना वो बन नहीं पाएगा। क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर अगर बढ़िया बनता है तरीके से तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट है वो भी बचता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पूरा जो प्लान है वो ग्रिड में बना रहे हैं, लाइक उसमें पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर लेकर के चल रहे हैं ना, तो मैं खुद बता रहा हूँ, अभी आज ही हमारा डिस्कशन चल रहा था अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ, तो वो कहते हैं कि अगर आपका डिजाइन जो वो प्रॉपर फ्रेम्ड नहीं होता है और कुछ भी आप बना रहे हैं ना, तो कहीं पर आपको बीम हैवी देने पड़ते हैं, कहीं पर जो है आपके कॉलम हैवी हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्टिंग पे इफेक्ट डालता है। तो डिजाइन को जितना हो सकता है सिंपल लेकर चलिए, फ्रेम स्ट्रक्चर लेकर चलिए, ग्रिड में बनाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना ही एग्जांपल देते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हमने ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग करी है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या होता है कि कॉलम तो जो नीचे से जा रहे हैं वही ऊपर जाएंगे सेम, है ना। अब ऐसा नहीं कि नीचे अगर कॉलम जो लोकेशन है वो ऊपर जाके उसे रोक तो सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब होता है कि फर्स्ट फ्लोर पे क्लाइंट कुछ भी बोलता है प्लानिंग के टाइम पे कि आप इधर कर दो उधर कर दो, फिर जब उसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना तो प्रॉब्लम वहां पर आती है। और एक बार को वो हो भी जाता है, स्पेस ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, उसको डिजाइन कर देंगे क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम ही है कि जो हमने डिजाइन किया उसके अकॉर्डिंग कर, लेकिन वहां पर क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर इसके अलावा आपकी जो डोर होगी, जो विंडोज होगी, उसके साइज है उसको स्टैंडर्ड लेकर के चलिए। फॉर एग्जांपल मान लिया अगर आप मान लिया साल की चौखट का यूज कर रहे हैं, तो विंडो अगर आप यूज करते हैं तो विंडो की जो विड्थ है वो 8 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लकड़ी के जो लॉग्स आते हैं ना वो 8 फीट से ज्यादा बड़े अगर आते हैं तो बहुत रेयर आते हैं तो बहुत कॉस्टली आपको पड़ते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन देंगे तो वो थोड़ा सा सही नहीं होता। तो स्टैंडर्ड साइज लेके चलेंगे तो वहां पे भी आपकी कॉस्ट बचेगी। फिर इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिस को लेकर। अगर आपका स्पेस बहुत कम है ना, तो वहां पर क्या है कि जो स्पेस है ना आप उसको मल्टी पर्पस तरीके से जो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर उनका स्पेस का मतलब बोलते हैं कि ड्राइंग रूम हमें अलग से चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है ना, तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि ड्राइंग रूम को अलग से ब्लॉक करने के बजाय ना आप लॉबी कम ड्राइंग रूम लीजिए, क्योंकि वहां पे ड्राइंग रूम भी आ गया, आप सेम वो लॉबी की तरफ यूज हो जाएगा और ड्राइंग रूम भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि आपका ड्राइंग रूम अलग से दे दिया तो स्पेस आपका ब्लॉक हो जाता है। वो क्योंकि गेस्ट देखिए आज के टाइम पे क्या है कि बहुत लिमिटेड ही आते हैं, और उसमें भी आपकी कैटेगरी होती है। एक गेस्ट होते हैं जो नॉर्मल, आप घर की प्राइवेसी से इतना कोई लेना देना, आप नॉर्मल आएंगे कोई दिक्कत नहीं, बिठा सकते हैं। कुछ होते हैं ऐसी बातें हम कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते कि वो सुने, तो वो एक अलग सिनेरियो हो गया। वो ऐसी कंडीशन में आपका स्पेस ज्यादा तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन लॉबी कम ड्राइंग रूम बना के आप स्पेस को इस तरीके से एक मल्टीपर्पज तरीके से यूज करेंगे तो वहां पर भी काफी हद तक आपका कॉस्ट सेविंग हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका जो साइट पे जो भी मटेरियल आता है तो उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते ना, तो वहां पे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया बारिश का सीजन है और आपका जो मैनेजमेंट का तरीका, मतलब सीमेंट के कट्टे है, आपने मान लिया कॉस्ट बचाने के लिए आपने बल्क में सीमेंट तो मंगा लिया, बहुत अच्छी बात है, करना भी ऐसा ही चाहिए। आपने मान लिया 100-200 कट्टे मंगा लिया, वहां पर पानी आ गया। अब इतने कट्टों में अगर मान लिया पानी आएगा तो कट्टे भी तो जम जाएंगे ना आपके, वो जो सस्ते आपने मंगाए थे ना वो उल्टे आपको और महंगे ही पड़ जाएंगे। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप साइट अगर आप जैसे काम करवा रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक ऐसा बंदा, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे वो आर्किटेक्ट की तरफ से, और आपने कंप्लीट अगर आर्किटेक्ट को दे रखा है तो वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे उसको, कि एक बंदा छोड़ के रखे जिससे क्या है कि वो एक मॉनिटरिंग कर सके कि क्या माल आ रहा है, क्या माल जा रहा है, मटेरियल की वेस्टेज हो रही है। क्योंकि अगर आप मटेरियल को इस तरीके से थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे ना, तो यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि मटेरियल में आप 5% तक की कॉस्टिंग जो आप एटलीस्ट बचा ही सकते हो। और जो व्यक्ति अगर आप साइट पे छोड़ रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है ये फालतू का खर्चा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। वो उसको आप एज इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए कि वो व्यक्ति वहां पर जो है ना वो आपके पैसे बचाने के लिए, ना कि वो खुद वो वहां पर आ रहा है तो आप उसको पैसे जो दे रहे हो वो आपके पैसे नहीं लग रहे, पैसे आपके बच रहे हैं वहां पे मटेरियल के तौर पे। और फिर इसी में जो मटेरियल्स है ना, कोशिश करिए लोकल मटेरियल्स ही अगर आप यूज करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया आपके एरिया में मान लिया रेड ब्रिक बन रही है और
आपका एक जो सीमेंटेड ब्रिक है वो दूर से आती है, तो आप उसको नहीं लेंगे तो ज्यादा बेटर, क्योंकि दूर से आएगी तो ऑब्वियस बात है उसका आने जाने का जो वो कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। और मैं आपको जैसे अपने एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे हरिद्वार है, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ब्रिक्स वगैरह जो है जैसे आसपास नियर बाय मिलती है, अब पहाड़ों पे कोई भट्टे नहीं लगे हुए, अब जो ब्रिक मान लिया यहाँ पर आ रही है तो जो ब्रिक हमें 6.5 रुपए की पड़ रही है, वही ब्रिक जब अगर हिल्स पे जाती है तो वही 9.5 की हो जाती है। और अगर वो आसपास, अगर वो जो हिल्स पे जो यूज होता है तो अगर आसपास वाले वो स्टोन का यूज करते हैं, आसपास जो मटेरियल उसी का यूज करते हैं, तो वो उनको काफी सस्ता पड़ जाएगा। तो लोकल मटेरियल्स का यूज करने से भी आपकी जो कॉस्ट काफी हद तक बच सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको ज्यादा लोग ना ध्यान नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान ली यूपीवीसी विंडो यूज करी, अब उसमें क्या एक लोकल आती है एक तरफ आती है ब्रांडेड। अब ब्रांडेड में क्या होता है कि जैसे एयर है, अब एयर का फ्लो ना अंदर का बाहर जाएगा ना बाहर का अंदर जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में जैसे मान लिया अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, आपने अंदर एसी चला रखा है, तो एयर की जो लीकेज है वो नहीं होगी, तो आपका टेंपरेचर मेंटेन रहेगा, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपका बिजली का बिल बचेगा। अब सेम अगर हम उल्टा कर देते हैं, जैसे ठंडे एरिया में, अब ठंडे एरिया में भी क्या है कि आपका एक अंदर का एनवायरमेंट सेट हो गया कि वो गर्म हो चुका है और बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, तो बाहर की ठंड जो लीक होकर के अंदर नहीं आएगी और बाहर की हीट जो है लीक होकर के बाहर नहीं जाएगी, जिससे कि अगेन आपका टेंपरेचर मेंटेन रहेगा और आपकी जो कॉस्ट है वो बेटर रहेगी। उसमें हीटर वगैरह आपको चला करके उसको रेगुलर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा आप सोलर पैनल्स का यूज कर सकते हैं, और सोलर पैनल के लिए भी जो मतलब आपको थोड़ी डिटेल्ड कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आपको देखना है कि आप कितना स्पेस दे रहे हैं अपनी बिल्डिंग का, कितना आपको रेवेन्यू आ रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट है, तो उससे कैलकुलेशन अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो उसको सोलर पैनल्स को भी आप जो है लेकर के चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सोलर पैनल को लेकर के डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बिल्कुल बनाऊंगा उसके ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं टाइमिंग को लेकर के। तो अगर आपने इस चीज को भी कंट्रोल कर लिया ना तो भी आपकी कॉस्टिंग जो है वो काफी बच जाएगी। अब इसमें चलिए चीजें क्या आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मटेरियल परचेज करना है, तो मटेरियल अगर आप ऑफ सीजन में आप परचेज करेंगे या काम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे भी आपकी कॉस्ट काफी बच सकती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लिया कंस्ट्रक्शन अगर आप करते हैं ऑफ सीजन के टाइम पे, तो लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपका उस टाइम पे क्या है कि आपका मटेरियल की अगर सेल कम हो रही है, आपको सस्ता मिल रहा है, तो उस टाइम आपको लेबर भी डेफिनेटली आपको ठीक ठाक प्राइस पे मिल जाएगी, क्योंकि इतना जो है वो और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सर्विस बेटर मिल जाएगी, क्योंकि वो 10 जगह काम नहीं कर रहे होंगे, लिमिटेड जगह पे काम कर रहे होंगे, तो वो ठीक तरीके से आपका काम कर देंगे। क्योंकि होता क्या है कि कहने को जैसे मान लिया आपने घर शुरू करा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो उनकी मैंने देखा है कि वो कहते हैं यार हम ना एक काम करेंगे, पहले हम जो फाउंडेशन डलवाएंगे, फिर आराम से 6 महीने सो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है फिर हम उठेंगे सो करके, और फिर उसके बाद जो है फिर हम और ऊपर बढ़ेंगे, फर्स्ट स्लैब डालेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे। तो ये जो अप्रोच है ना, मतलब आपने अगर बीच में होल्ड कर दिया, तो अगर वास्तु के हिसाब से कहेंगे ना तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी आपको जो ना इतना रुक करके जो है वो घर नहीं बनाना चाहिए। तो वो एक अलग प्रोसेस है, मतलब उसका एक अलग सिद्धांत है। लेकिन मैं आपको रियल प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बताऊं कि अगर आप इस तरीके से बनाते हो, वहां पे मटेरियल की जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा होगी। आपकी कॉस्टिंग अगर आप 1 रुपए की लेके चल रहे हैं तो आपकी 1.25 रुपए 1.5 रुपए तक पहुंच जाएगी। इस तरीके से घर बनवाते हैं, जितना जल्दी से जल्दी करेंगे ना उतना ज्यादा जो आप फायदे में रहेंगे। और देखिए घर बनाने में क्या होता है, बहुत सारी डिफरेंट टीम्स काम करती हैं। अब उसमें क्या मान लिया कॉन्ट्रैक्टर को अलग, उसको अलग, उसको अलग करेंगे, तो आप मतलब उन सब कॉन्ट्रैक्टरों के आप कॉन्ट्रैक्टर बन के रह जाएंगे और इधर उधर आप घूम घाम के पागल हो जाएंगे। तो देखो बेस्ट तरीका तो देखो ये कि आप एक आर्किटेक्ट को पकड़ो या एक बिल्डर को पकड़ो, तो उसको आप सारी चीजों को दे दो कि यार ये चीजें मेरे को देनी है और इस तरीके से आप काम करके दो। और इसमें भी फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ना वो लीगल जो चीजें होती हैं। अब उसमें भी क्या होता है कि अब ऑब्वियस ज्यादा फर्स्ट टाइम करना, आपको नहीं पता कि कहाँ पे जो लूप होल्स होते हैं, तो इसके अलावा एक प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हो, उससे कंसल्टेशन ले सकते हो कि अगर मैं घर बना रहा हूँ तो उसमें क्या क्या जगह से मैं जाकर के फंस सकता हूँ। और कहाँ पे क्या होता है ना कि बातों में घुमाया जाता है कि आपका हम इतने में यही चीजें कर देंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जो मिसिंग होती है डेटा, तो वहीं पर जो आपको चपत लगती है। फिर तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी सारी चीजें समझ आई होंगी कि एक्चुअल में चीजें किस तरीके से काम करती हैं। और अगर आप भी घर बना रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। कोई भी क्वेश्चन हमको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।